इंडिया में ताकि हम क्या कर सके, उनका मकसद क्या था कि हम पावर्स को धीरे धीरे इंडियन को ट्रांसफर करेंगे। फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल और कम्युनिकेशन इन दी कंट्री, तो ये सब कुछ किसके हाथ में रहेगा? ये सब कुछ रहेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो क्योंकि भाई आप अगर चाहते हैं हम कि भाई नया सारा पावर्स ट्रांसफर हो, तो कोई तो नेसेसरी ट्रांसफर करने के लिए कुछ तो स्टेप्स लेना पड़ेगा ना। वेस्ट पंजाब में उनको चला गया ना, क्योंकि पंजाब के और बंगाल के लोगों ने ये वोट की थी कि ठीक है भाई पार्टीशन कर दो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 आईसीएसई स्टूडेंट्स के हिस्ट्री बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये आपके हिस्ट्री सेक्शंस का लास्ट चैप्टर है विच इज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आती है कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो हमारी जो सेक्शन भी हिस्ट्री है ना, वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग कहीं ना कहीं 30 to 35 मार्क्स या 40 मार्क्स की यहीं से स्कोर कर लोगे। तो देखो, करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी वीडियोस की लिंक भी ऐड करूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी ऐड करूंगी, पुरानी सारी ये वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में भी नोट्स ऐड किया हुआ है, इस वीडियो में भी मैं ऐड कर दूंगी। आप लोग के लिए फ्री है, बस आपको डाउनलोड करना है, पढ़ना है, इजी। बस जैसे ही फोन उठाते हो, रील स्वाइप करते हो ना, वैसे उसको उठाना, स्वाइप करो, नीचे जाओ, नोट्स में जाओ, क्लिक करो, डाउनलोड करो और पढ़ लो। सिंपल, बहुत सिंपल, अच्छे से पढ़ सकते हो, राइट। अगर मान लो इतना कुछ देने के बाद भी, थाली में परोसने के बाद भी अगर आप बोलोगे मार्क्स नहीं आ रहा है, तो नालत है तुम पे भाई, तब मत पढ़ो, छोड़ दो। फिर मुझे बोल दो कि मैं वीडियोस ना बनाऊं आप लोग के लिए। इतनी इजी टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, रिवाइज सिलेबस लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से मार्क्स आ जाए। बट अगर आप फिर भी नहीं पढ़ोगे तो भगवान भी आपका हेल्प नहीं कर सकता। प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ जब मैं रिविजन क्लासेस दूं ना, तो मेरा हर एक बच्चा जवाब दे। मैंने चाहती कि आप लोग को ऐसा लगे कि भाई मुझे आता नहीं है, मैं क्या करूंगा। ये सब कुछ बाद में रोना धोना मत करना, ठीक है। इसलिए अभी से पढ़ लो, समझ में नहीं आया तो वीडियोस को फिर से देखो, फिर से देखो, फिर देखो, ऐसे ही करो, ठीक है। और आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो एक काम और कर लो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर विच इज इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या पढ़ना है हमें? कैबिनेट मिशन प्लान, उसके क्लॉजेस, माउंटबैटन प्लान, उसके क्लॉजेस, और लास्ट इंडिपेंडेंस एक्ट। बस ये 5 टॉपिक पढ़ना है, इजी। चलो अब पढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान इन इंडिया क्या होता है? देखो, क्लेमेंट एटली द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। अब क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर नए प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, इन्होंने क्या किया, एक कैबिनेट मिशन सेंड की, ठीक है, इंडिया में, ताकि हम क्या कर सके, उनका मकसद क्या था कि हम पावर्स को धीरे धीरे इंडियन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आए इंडिया? 1946 में। और उसमें ना 3 कैबिनेट मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स विद इन कैबिनेट मिशन। देखो पहले कौन है? पैथिक लॉरेंस, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड यार्ड ऑफ ट्रेड, एंड एवी अलेक्जेंडर, द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी, ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स थे कैबिनेट मेंबर्स, ओके। अब देखो इसकी क्लॉजेस क्या क्या थी। तो कैबिनेट मिशन जो है ना, इन्होंने क्या बोला, कैबिनेट मिशन प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल यूनियन ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्राइमरी स्टेट इन इंडिया। The central government was to have the control of the defense, foreign affairs and communication in the country. तो इसमें क्लॉजेस, फर्स्ट क्लॉज क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होगा? डिफेंस का कंट्रोल, फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल और कम्युनिकेशन इन दी कंट्री। तो ये सब कुछ किसके हाथ में रहेगा? ये सब कुछ रहेगा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। It was laid down that the Indian Union was to have its own executive and legislature. तो ऐसा बोला गया ना कि जो इंडियन यूनियन है उनके पास अपना खुद का एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एंड प्रोविंसेस हैड द पावर टू एंजॉय कंप्लीट ऑटोनॉमी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन द यूनियन सब्जेक्ट। और प्रोविंसेस के बाद ये पावर थी कि वो कोई भी तरीके का ऑटोनॉमी को, सब्जेक्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ब्रिटिश प्रोविंसेस ने क्या किया ना, वो एक ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। देयर वर 3 मेजर ग्रुप्स, तो वहां पे 3 मेजर ग्रुप्स था, एंड एक जो प्रोविंस होता है ना, वो इनमें से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, एंड जॉइन अनदर बाय अ मेजॉरिटी वोट्स। तो वहां पे क्या होगा? देखो, प्रोविंस कुड ऑप्ट आउट ऑफ एनी ग्रुप एंड जॉइन अनदर बाय अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे जो 3 प्रोविंसेस है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकते हैं और दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। क्लियर? देखो, इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका मकसद क्या था कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को असेंबल करेंगे ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को असाइन कर सके, ठीक है, फ्रेम कर सके। इसमें ना 389 मेंबर्स थे, ठीक है। और मेंबर्स को इलेक्ट कौन करेगा? मेंबर्स इलेक्ट होंगे बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। प्रोविजन क्यों बनाया गया? ताकि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके मुस्लिम्स एंड द सिख को,
एंड इंटरिम गवर्नमेंट वाज टू बी फॉर्म्ड एट द सेंटर विद 14 मेंबर्स। इंडिया के पास चॉइस था कि अगर वो चाहते हैं, इफ इट वांटेड टू रिमेन विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और टू सेसेड फ्रॉम इट, तो उनके पास ये चॉइस था कि वो क्या चाहते हैं, ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ में रहना चाहते हैं या फिर उससे सेपरेट होना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इंडियंस क्या करेंगे, सेपरेट ही होंगे, है ना। चलो देखो, तो क्या हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रेटी साइन हुआ कि अगर कोई भी पावर्स को ट्रांसफर किया जाता है तो उसके बाद कोई वॉर नहीं होना चाहिए, कोई झमेला नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त क्या हुआ, एक ट्रेटी में बनाया गया, किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में, ब्रिटेन के बीच में, कि हम सारे ही मैटर्स को सेटल कर रहे हैं और पावर्स ट्रांसफर करने के बाद कोई भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ऊपर उठा के मत लाना। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्या, अब पढ़ेंगे हम माउंटबैटन प्लान। तो देखो, फॉर टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स फॉर ट्रांसफरिंग पावर्स टू इंडियंस, लॉर्ड बैबल वाज रिकॉल्ड एंड लॉर्ड माउंटबैटन वाज अपॉइंटेड एज द न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो क्योंकि भाई अब अगर चाहते हैं हम कि भाई नया सारा पावर्स ट्रांसफर हो, तो कोई तो नेसेसरी ट्रांसफर करने के लिए कुछ तो स्टेप्स लेना पड़ेगा ना। तो देखो उन्होंने क्या किया, इंडियंस, लॉर्ड बैबल को बुलाया गया और उनको बनाया गया न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उनका इमीडिएट टास्क क्या था कि हम कांग्रेस में, यानी कि देखो हम क्या कर सकते हैं, उनका टास्क क्या है, पीस को रिस्टोर करना। कैसे पीस को रिस्टोर करेंगे वो लोग, कांग्रेस और लीगों के बीच में, लीग और कांग्रेस के बीच में, उनका मेन टास्क क्या है, इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट प्लान क्या है उनका, पीस को रिस्टोर करना बिटवीन कांग्रेस एंड द लीग। ओके सॉरी, देखो, he realized that partition of India was inevitable, thus came up with this plan to transfer power from Britain to India। तो उनको लगा कि भाई पार्टीशन ऑफ इंडिया तो बहुत मुश्किल है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्लान है कि जितना पावर्स ब्रिटेन के पास है ना, सबको ट्रांसफर कर दो टू इंडियंस। क्लियर। देखो इनका फीचर्स क्या था, टू डिवाइड ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया इंडिया। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। It was for both the countries about their relationship with the British Commonwealth and with each other. The princely state would be free to join either India और पाकिस्तान। और जो लोग हैं ना, उनके पास ये चॉइस है कि वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको इंडिया ज्वाइन करना है तो वो इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो बंगाल एंड पंजाब को पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, बोथ द स्टेट्स वोटेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन। और जितने बंगाल और पंजाब के जो लोग थे ना, उन्होंने फेवर्स डाली थी, उन्होंने वोट किया था कि ठीक है भाई पार्टीशन कर दो। ठीक है, देखो नेक्स्ट, a plebiscite was to be held in northwest frontier province to decide if the people wanted to join India or Pakistan। तो एक ना ऑर्गेनाइजेशन किया गया, एक साइट बनाया गया, ठीक है, जिसमें डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि पीपल को किसको ज्वाइन करना है, इंडिया को या पाकिस्तान को। A referendum was to be held at the Muslim majority province of Salt to decide whether it wants to remain in East Bengal or wishes to join Assam। और देखो मुस्लिम्स के लिए भी एक अरेंजमेंट किया गया ताकि वो अपना डिसीजन ले सके कि उनको किसको ज्वाइन करना है। ईस्ट बंगाल यानी कि कौन है, देखो आपको एक बात बताते हैं, जो बंगाल है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो बंगाल जो है वो वेस्ट में ही था, इसलिए उसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। बट देखो सिंपल है कि उसको जब दो पार्ट में डिवाइड किया गया ना, तो ईस्ट बंगाल ले लिया ना पाकिस्तान वालों ने और वेस्ट रह गया हमारे पास, राइट। तो इसलिए हम लोग ईस्ट में रहने के बावजूद भी बंगाल को वेस्ट बंगाल बोलते हैं, क्योंकि बंगाल का वेस्ट साइड हमारा है, बट बंगाल जो है वो ईस्ट में है। क्लियर। देखो देखो, तो मुस्लिम्स को ये बोला गया कि आपको जिसको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, या तो आप ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करो जो कि पाकिस्तान के पास था, या फिर आप आसाम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, ठीक है, कि जिसमें ऐसा बोल सके कि भाई हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सके। ठीक है, देखो फिर डिसाइड किया गया कि भाई पावर जो है वो हम जून 1948 से पहले ही ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड हैव टू पास एन एक्ट, उसके बाद उनको एक एक्ट पास करना पड़ा और पावर्स को ट्रांसफर करना पड़ा 15 अगस्त 1947 से पहले। क्लियर। देखो अब उसके बाद अब आ जाओ कि लोगों ने माउंटबैटन प्लान को एक्सेप्ट किया क्यों। देखो माउंटबैटन प्लान वाज रिसीव्ड विथ मिक्स्ड रिएक्शन। तो ये जो माउंटबैटन प्लान था ना उसमें बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस थे। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग अपना जजमेंट दे रहे थे, राइट, पार्टीज की जजमेंट अलग अलग थी। तो नेशनलिस्ट जो थे ना वो खुश नहीं थे, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? देखो, large scale communal violence and clashes in the country convinced the people that communal tension could only be eased by a partitioning British India। जब लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तोड़ा तोड़ी हो रहा है, मुंह फाड़ा फाड़ी हो रहा है, तो क्या रोक सकता है इन सबको होने से? सिर्फ अब एक पार्टीशन। तो पार्टीशन कर दो, वही बेस्ट है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट वही लिखा है। सेकेंड देखो,
द लीग हैड जॉइंड द इंटरिम गवर्नमेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द कांग्रेस। और जो लीग है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर ली। द लेटर रियलाइज दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू वर्क विद द लीग। और उनको क्या लगा, लेटर लोगों को क्या लगा कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि हम लीग के साथ काम कर सके, उनके साथ जुड़ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए भाई एक काम करो, पार्टीशन कर ही दो अब। ठीक है, देखो, it was felt that only alternative to partition was a federation with a weak center. A smaller India with a strong central authority was better than a bigger state with a weak center. देखो बहुत अच्छा चीज लिखा है, एक छोटा सा भारत is good with central authority, ठीक है, इससे बेटर है कि भाई एक बड़ा सा स्टेट हो और उसमें एक वीक सेंटर हो। समझ में आ गया ना? तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखो, छोटा भारत जिसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है जो लोगों को रोक सकता है, उससे तो बढ़िया है कि भाई एक बिगर स्टेट हो और एक वीक सेंटर हो। ठीक है ना? देखो, एनी फर्दर प्रेजेंस, अगर मान लो ब्रिटिश का अगर प्रेजेंस दिख गया इंडियन सॉइल पे, तो उनको डेंजर्स को पार करना पड़ेगा। एंड दे वेर इंस्टिगेटिंग द इंडियन फ्रांसिस स्टेट्स टू रिमेन इंडिपेंडेंट। हेंस पार्टीशन वाज द प्राइस टू पे फॉर द इमीडिएट इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। और अगर कंट्री को इंडिपेंडेंस चाहिए तो पार्टीशन ही एक ऐसी चीजें थी जो कंट्री को इंडिपेंडेंस कर सकती थी, इसीलिए जरूरी था ये सब कुछ करना। क्लियर? देखो, लीडर्स को यह भी लगा कि अगर हम ट्रांसफर पावर करने में डिले करेंगे तो शायद इसमें फिर से एक सिविल वॉर हो जाए। ठीक है, तो लीडर्स को क्या लगा, अगर सिविल वॉर को रोकना है ना तो फटाफट से इसको ट्रांसफर करके दे दो भाई, पार्टीशन करके ट्रांसफर कर दो पावर्स इंडियंस को। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबैटन प्लान। ओके, अब देखो इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब माउंटबैटन प्लान एक्सेप्ट हो गया था, फिर पास हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, ये किसने पास की थी? हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन। इसका प्रोविजंस क्या है, देखो, टू सेपरेट डोमिनियंस, दो सेपरेट डोमिनियंस है। कौन कौन है? इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट होगा। ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्या है, देखो, NWFP, सिंध है, बालूचिस्तान है, वेस्ट पंजाब में उनको चला गया ना, क्योंकि पंजाब के और बंगाल के लोगों ने ये वोट की थी कि ठीक है भाई पार्टीशन कर दो, तो वेस्ट बंगाल पंजाब के पाकिस्तान के पास है, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास है। ठीक है, और बाउंड्री कमीशन वुड बी डिमार्केट द एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन द नेशंस, और एक बाउंड्री बना दिया जाएगा। बंगाल will be divided if it is desired by the people. The provincial assemblies of the Hindu majority districts and Muslim majority district would decide through voting if they want the division of state or not. अब ऐसा बोला गया ना कि जिस स्टेट में मुस्लिम ज्यादा हैं तो मुस्लिम डिसाइड करेंगे कि पार्टीशन करना है कि नहीं करना। अगर किसी स्टेट में हिंदू ज्यादा है तो वो डिसाइड करेंगे कि पार्टीशन करना है कि नहीं करना। तो मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज या मुस्लिम से डिसाइड होगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट का पार्टीशन होगा या नहीं। ठीक है, देखो, A plebiscite held हुआ NWFP and Silhite in East Bengal। क्यों? डिसाइड करने के लिए कि जो इंडिया को किसको ज्वाइन करना है और पाकिस्तान को किसको ज्वाइन करना है। ठीक है, हालांकि फॉर्मर्स ने क्या किया, पाकिस्तान ज्वाइन किया, और लैटर्स ने क्या किया, ईस्ट बंगाल ज्वाइन किया, या फिर प्रेजेंट जो बांग्लादेश है ना उसको ज्वाइन किया था। ठीक है, देखो, एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया दोनों ही डोमिनियंस के लिए। ठीक है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना हुआ है, तो डोमिनियंस को अपॉइंट किया गया जब तक कॉन्स्टिट्यूशंस दोनों ही कंट्री में फ्रेम नहीं हो जाता। क्लियर? देखो, फिर देखो क्या लिखा, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वुड सीज फ्रॉम 15 अगस्त 1947। और जो भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है ब्रिटिश पार्लियामेंट की वो कब से शुरू होगी? फ्रॉम 15 अगस्त 1947। क्लियर? देखो, जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता है, टिल द फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता है तब तक क्या करेंगे, दोनों ही डोमिनियंस वुड बी गवर्नड इन द अकॉर्डिंग विद द एक्ट ऑफ 1935। तो जो दोनों ही डोमिनियंस है ना, इंडियन और पाकिस्तान, उनको वो किस एक्ट से चलेंगे? वो चलेंगे एक्ट से जो कि 1935 का एक्ट था, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935, तब तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं होता। ठीक है, देखो, the right of the king to veto laws was given up and this right was passed over to the governor general. The princely state would become independent of the British rule and they were free to join either India और पाकिस्तान। और जितने भी प्राइंसली स्टेट्स थे उनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया कि भाई आप फ्री हो, आप चाहे तो इंडिया ज्वाइन कर लो या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। ठीक है, प्रोविजंस बनाया गया ताकि हम इंडियन आर्मी को डिवाइड कर सके, एसेट्स लायबिलिटी को डिवाइड कर सकते बिटवीन द टू डोमिनियंस। तो जो एसेट्स लायबिलिटी जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ टू डोमिनियंस में डिवाइड हो गया था। क्लियर? देखो, Office of Secretary of State for India was abolished, but provisions were made for safeguarding the interest of the officers appointed by the Secretary of State. But हाँ, ये भी ध्यान रखा गया कि भाई किसी का भी इंटरेस्ट को हानि ना पहुंचे, जिसका जो इंटरेस्ट है उसको मिल जाए और उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। ठीक है, तो ऐसे पार्टीशन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो देखो और है कुछ टॉपिक्स तो और खत्म। वाओ,
चैप्टर हो गया है खत्म, खुश हो जाओ यार। चलो यहाँ पे हमारे सेक्शन बी के हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हो गया, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हो गया, फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, ठीक है, नेशनल मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए भी हो गया, और पार्टीशन ऑफ इंडिया भी हो चुका है। चैप्टर हो गया खत्म। बट आप लोग का नहीं हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ तो पढ़ लो, हो गया तो कमेंट्स में बताओ कि हाँ मैम मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।